हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि 22 फरवरी यानी कि कल आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आज हम आपको पूरा हिंदी का ऐसा पेपर देने वाले हैं, अगर आप इसको तैयार करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 100 में कम से कम आप लोग 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो ये जो पेपर है स्वयं बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए। ठीक है, और ये कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा 100 में 100 नंबर की तैयारी हम करवाएंगे। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है। सेम टू सेम बिल्कुल यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम यानी कि 22 फरवरी के पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलकर धमाल करते हैं और बोर्ड पेपर में 95% मार्क्स अचीव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 का दिया गया है। ठीक है, तो इसका पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। तो इसमें आपको प्रश्न कितने मिलेंगे, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, चलिए सब कुछ हल करते हैं और पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर खंड का पूछा जाता है। खंड का में आपका हिंदी गद्य और पद्य पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें गद्य खंड से 5 प्रश्न और पद्य खंड से 5 प्रश्न यानी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक आपके संपूर्णानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है तो आप बताएंगे संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। टोटल आपको 10 नंबर के ये बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट 10 नंबर पक्के करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, लल्लू लाल की रचना है। ठीक है, इन 4 रचनाओं में से लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है प्रेम सागर। ठीक है, तो प्रेम सागर किसकी रचना है तो आप बताएंगे लल्लू लाल की रचना है। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है और 10 नंबर पक्के कर लेने हैं। ठीक है ना, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, तो पर्दा कहानी के लेखक आपके कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा जो रचना है ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। सभी को पता है आवारा मसीहा के लेखक आपके विष्णु प्रभाकर जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। मैंने ये कई बार आपको करवाया है और आप प्रूफ देख लीजिए, बोर्ड ने भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये पेपर में 100% आने की गारंटी है। आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपके गद्य खंड से। अब देखते हैं पद्य खंड से 5 प्रश्न। ठीक है, तो पद्य खंड में सबसे पहला प्रश्न आपका आया है, प्रश्न नंबर 2 लिखा है, कामायनी का यानी कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और कामायनी जो है ये किसकी रचना है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर आपके छायावाद युग के हैं, तो ये रचना कहाँ की हो जाएगी? छायावाद युग की हो जाएगी। ठीक है, तो कामायनी किस युग की रचना है तो आप बताएंगे छायावाद युग की रचना है।
इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, टोटल 10 नंबर आपको पक्के कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। ठीक है, तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन से हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है रामधारी सिंह दिनकर आपके प्रगतिवादी युग के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है ना, तो इसमें से अगर पूछा जाएगा कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, तो आप बताएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक वर्ष 1943 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है, तो आप बताएंगे 1943 ईस्वी है। ठीक है, ये हूबहू ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, सारे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ये 4 रचनाएं आपको दी गई हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा कि देख लीजिए, प्रिय प्रवास, भारत भारती और साकेत, ये सभी द्विवेदी युग के लेखकों की रचना है। और कामायनी जो है, कामायनी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये छायावाद के हैं, हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो आप बताएंगे कामायनी जो है वो द्विवेदी युग की नहीं बल्कि छायावाद युग की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे देखिए, उसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की आगे डैश है, तो इनमें से आपको बताना है राम भक्ति शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम भक्ति का है, यानी कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है, वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, तो ये 10 बहुविकल्पी हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 10 नंबर में पूछा जाएगा, ये आपका गद्य खंड से आएगा, गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश में आपको 5 प्रश्न होंगे और यानी कि 10 नंबर के प्रश्न पूछे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो यहाँ पर हमको गद्यांश पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये गद्यांश आपका जो है किस चैप्टर से लिया गया है। तो गद्यांश लिया गया है वो राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से, तो राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, और ये किसने लिखा है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। ठीक है, अब इस पर 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा इनको कैसे हल करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ यही हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। ठीक है, तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है। इस प्रकार से आपको लिखना है, चाहे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक है, तो वही हमको इसमें लिखना है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो आप बताएंगे धरती इसलिए वसुंधरा कहलाती है क्योंकि इसके गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप लोग रेखांकित अंश जो उसमें दिया गया है उसकी व्याख्या कर लीजिएगा। उसके बाद में जैसे अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी की देह
को किसने सजाया है और भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसी गद्यांश से निकाल करके आपको लिखना है। अगर पहला वाला नहीं आता है तो अथवा में एक और गद्यांश यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है। अशोक के फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। क्या कह रहा है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। मतलब अशोक के फूल से लिया गया है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको भी उसी प्रकार से आपको करना है। 5 प्रश्न दिए गए हैं और 10 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको भी तैयार करते रहना। आगे देखिए, जैसे दिया गया है, दिए गए पद्यांश का क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा, ये भी 10 नंबर में आएगा। ठीक है, तो पद्यांश दिया गया है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, यानी कि कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये वाला आपको चैप्टर तैयार करना है, कैकेयी का अनुताप। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए और तैयार करते रहिए। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद में अगर वो नहीं आता है तो दूसरा आपको अथवा में लगा हुआ मिलेगा और ये देखिए अथवा लगा है, दूसरा आपको पद्यांश मिला है। क्या है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए और होने देना विकृत वसना नातु सुंदरी को। यहाँ से हमको पता चल रहा है ये किस चैप्टर से है, तो ये है आपका प्रथम चैप्टर। कौन सा दिया गया है, पवन दूतिका से। ठीक है, तो प्रथम चैप्टर पवन दूतिका किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, तो वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन, पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप। ठीक है, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग इसी में से निकाल कर लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 5 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के मिलेंगे और 2 नंबर रचनाओं के मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या APJ अब्दुल कलाम का भी याद कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 ही याद करो, 2 में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना बस याद रखना, 3 नंबर जो है आपके साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर आपके उनकी रचनाओं के मिलेंगे, तो रचनाएं और साहित्यिक परिचय दोनों ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद कवियों में आपके आते हैं मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो इनको आप लोग तैयार करते रहना। मैंने सुमित्रानंदन पंत का करवा दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का करवा दिया है। आप लोग ज़्यादा याद कर सकते हो तो ज़्यादा भी याद कर लो, आखिरी मौका है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला पूछा जाता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, और इनका सारांश। आप लोग इनका उद्देश्य और सारांश जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़िए। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ज़्यादा टाइम नहीं है इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, बस आपको सारे क्वेश्चन देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब श्रवण कुमार खंड काव्य है और रश्मिरथी है, आलोक व्रत है, त्यागपथी है। आप लोगों को जो समझ में आए या जो आपके ज़िले में लगता है वो आप लोग आसानी से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट खंड खा आ जाता है, यहाँ पर आपके संस्कृत खंड से पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर में संस्कृत का गद्यांश आएगा, इसमें से 2 नंबर आपको संदर्भ के और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के मिलने वाले हैं। तो हिंदी अनुवाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हिंदी अनुवाद सीख कर ही जाना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता। ठीक है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पट्टू पत्रकाराश्चासीत, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो ये महामना वाले महामना मालवीय यानी जो चैप्टर है उसमें से आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं कर पाते हैं तो आपको दूसरा अथवा में मिल जाएगा। क्या लिखा है, हंसराज तदेव
परिषदमध्ये आत्मना भागिने पाए हंस पोतिकाए दुहितरमच्छ। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये दिया गया है जातक कथा से। ठीक है, तो आप लोगों को ये 2 चैप्टर आपको तैयार करना है। और संस्कृत भाषायाः महत्त्वम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर आपको अभी तैयार कर लेने हैं। इनमें से आपको एक गद्यांश मिल जाएगा। उसके बाद एक पद्यांश आता है 7 नंबर में, ये भी पूछा जाएगा। इसमें देख लीजिए, न मे रोचते भद्रम। ठीक है, ये उसी में से है, जातक कथा से, और ये आपका दूसरे चैप्टर से है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को तैयार करते रहना है। उसके बाद में आगे देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपके आएंगे मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। 2 नंबर में मुहावरे आएंगे, जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, और नमक मिर्च लगाना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी तैयारी आसानी से हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 5 नंबर का गद्यांश आएगा, इस गद्यांश को पढ़ना है, और नीचे ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर इसी में से आपको छांट कर लिख लेना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जो गद्यांश आएगा उसमें से आपको करना होगा, तो इसको अभी करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर भी आपको अथवा में मिल जाएगा, पहला नहीं आता होगा तो दूसरा कर लीजिएगा। ठीक है, 5 नंबर में आएगा, तो इसको आसानी से कर लेंगे आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, ये युग्म दिए गए हैं, जैसे वसन और व्यसन। वसन मिस क्या होता है, वस्त्र होते हैं, और व्यसन मिस क्या होता है, आदत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बाद यहाँ पर दिया गया है अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, तो अम्बुज माने क्या होता है, और अम्बुद मिस क्या होता है। ठीक है, तो अम्बुज मिस होता है कमल, और अम्बुद मिस होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अम्बुद मिस क्या होता है। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है, कैसी आप लोग तैयारी कर रहे हो। उसके बाद में दिया गया है खाखंड, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, अंबर, पट, निधि और नाग। इनके आपको 2 अर्थ लिखने हैं, मतलब पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है दूसरा नाम, लेकिन इसके अर्थ 2 होने चाहिए, समानार्थी। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन कीजिए। एक शब्द लिखना है जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख हो, प्रत्यक्ष हो, आंख के आगे हो, प्रत्यक्ष आंख हो। ठीक है, प्रत्येक आंख है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, और ये सब तैयार कर लेना है। ये तो आप लोग आसानी से कर लोगे, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। उसके बाद है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, लक्षण उदाहरण, और दोहा और सोरठा। ये 3 चीज़ें आपको रस, छंद और अलंकार आपको तैयार करने हैं। पूरे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो अभी कमेंट कीजिए, टाइम है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा जाता है 6 नंबर में, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आता है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र, और अथवा में लग के आता है, 2 में से एक करना है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को पत्र मैंने करवा दिया है, आसानी से आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाता है, इस पर निबंध लिखना होता है। 9 नंबर में निबंध आएगा, तो ये निबंध देख कर जाना आपको। देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, पर्यावरण, विद्यार्थी और राजनीति। ठीक है, और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सारा पेपर हमने आपको हल करवा दिया है। उम्मीद करते हैं 100 में 100 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, अगर ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इसको ध्यान से आप लोग देखोगे, तैयार करोगे, तो आप आसानी से 100 में 100 नंबर लाओगे।
चलिए, जिस भी टॉपिक पे दिक्कत है अभी कमेंट कीजिए, लास्ट टाइम आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।